The Stationery Shop of Tehran, Chapter 25, 2013, बड़ा बॉक्स। मोबाइल फोन की स्क्रीन पर जारी की नाक अजीब तरह से बड़ी दिखाई दे रही थी। लेकिन जारी हर हफ्ते रोया से एक फेस टाइम पर बात करने के लिए जिद करती थी। भले ही आप उसे पुराने ख्यालों की कहें, लेकिन रोया को फोन करने पर उसका चेहरा दिखना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे यह बात समझ नहीं आती थी, लेकिन उसे यह मानना पड़ा कि जारी को देखना, भले ही किसी गैजेट पर, एक तरह से सुकून देता था। उसकी छोटी बहन अब दादी बन चुकी थी। उसके कूल्हे की सर्जरी हो चुकी थी और वह लगभग हर दिन बहू से बहस करती थी। वाल्टर को पेपर क्लिप और एक श्रेडर चाहिए। मुझे जाना होगा जारी। ठीक है बहन, आपको पता है यह कमाल की बात है। आपकी त्वचा अभी भी एक युवती जैसी है, 77 उम्र की साल में भी। हमारे जीन के लिए भगवान का शुक्र है। जैक, डेरियल, लीला और सभी पोते पोतियों को मेरा नमस्कार कहो। जरूर, उम्मीद है नवरोज पर आपसे मुलाकात होगी। वाल्टर और काइल को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार। वर्षों ने बेधड़क होकर समय गुजार दिया। 10 को बीत चुके थे। मैरी गोल्ड की कृप से मृत्यु हो चुकी थी और मूसा के 10 को बाद तख्ता पलट से देख को सत्ता से हटा दिया गया था। दुनिया बिल्कुल बदल गई, पूरी तरह से। ईरान में 1979 में इस्लामी क्रांति हुई थी। देश पर अब भी शाह का नहीं, बल्कि धार्मिक गुरुओं का शासन था। नुकसान बढ़ता गया और रोया के पास उन सभी का शोक मनाने का समय नहीं था। वाल्टर खबरों पर बारीकी से नजर रखता था, जबकि रोया केवल टेलीविजन पर आजकल खबरों के नाम दिखाए गए कचरे को देखने के बजाय अपना सिर भट्टी में डालना ज्यादा पसंद करती थी। लेकिन बच्चे मर नहीं सकते, वे गायब नहीं हो सकते और अपना सामान पीछे नहीं छोड़ सकते। उसका बच्चा मरा नहीं था। अस्पताल में वे उसे यह यकीन दिलाना चाहते थे कि 1 साल का बच्चा मर सकता है, जबकि कुछ मिनट पहले वह उसकी गोद में सांसें ले रहा था। मैरी गोल्ड सिर्फ उसके दिन रात की नहीं थी, मैरी गोल्ड उसका एक हिस्सा थी। वह अपनी बेटी को हर समय अपने साथ रखती थी। बच्चे आपको छोड़कर नहीं जाते। लेकिन बहन, काइल के बारे में सोचो। मैरी गोल्ड तो मर गई, लेकिन तुम्हारे पास काइल है। 42 वर्ष की आयु में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में प्रशासनिक पद पर लंबे समय तक काम करने के बाद और यह स्वीकार करने के बाद कि वह कभी मां नहीं बन पाएगी, स्पष्ट रूप से वह मां बनने के लिए नहीं बनी थी। काइल का जन्म हुआ, जो असंभव माना जाता था। वह फिर से हो गया। एक आश्चर्य, एक संयोग, एक बच्चा। रोया और वाल्टर ने नन्हे से कोमल चेहरे को फिर से अपना स्पर्श महसूस किया। एक बार फिर से वे खुशी और भय से भर गए। काइल उसकी नई दुनिया बन गया। उसने अपने सारे सपने उसी पर टिका दिए। काइल उनकी नई दुनिया बन गया। उसने अपने सारे सपने उन्हीं पर टिका दिए। उसने रोया को दिल खोलकर हंसी और फिर से जगा दिया, उसे तरोताजा कर दिया। वही उसका मकसद था। उसके लिए उसने यह सुनिश्चित किया कि दुनिया बिखर न जाए। काइल के बड़े होकर डॉक्टर बनने के बाद रोया की सुबह की सैर उसे मानसिक रूप से स्वस्थ रखती थी, उसे सक्रिय रखती थी। इससे उसका दिमाग शांत होता गया। वह दोस्तों के साथ सैर पर नहीं जाती थी। दोस्त बहुत बातें करते थे और रोया को अपने विचारों के साथ अकेले रहने की जरूरत थी। हाँ, पड़ोस की कुछ महिलाएं जरूर थी। कुछ बातें हमेशा याद रहती हैं, हमेशा सताती रहती हैं। कुछ यादें त्वचा में बस जाती हैं, लेकिन गोलियों के निशान नहीं भुलाए जा सकते और ना ही प्रेम की वह शक्ति। कभी कभी रात में उसे अपने कान पर उसकी सांसें महसूस होती थी। वह आदमी जो नहीं हो सकता था, जिसे वह न्यू इंग्लैंड में या तो शुरुआत के वर्षों में कैलिफोर्निया में लगभग हमेशा देखती थी, जब किसी व्यक्ति के गुजरने से हलचल से उसका शरीर झंझना उठता था।
और उसकी परिधीय दृष्टि से एक पल के लिए उसे यकीन हो जाता था कि वह वही व्यक्ति है। एक बार बोस्टन में फिलिन के स्टोर में जब वह वॉल्टर के लिए शर्ट देख रही थी, तो रैक के दूसरी तरफ एक आदमी बहमन जैसा दिख रहा था। उसे पूरा यकीन था कि यह बहमन ही है, लेकिन जाहिर है ऐसा नहीं था, हो ही नहीं सकता था। एक बार हवाई अड्डे पर रुकने के दौरान एक युवक बिल्कुल बहमन जैसा दिखता और चलता था। उसे अपना संतुलन बनाए रखने के लिए एक खंभे का सहारा लेना पड़ता था। वह युवक लगभग 20 वर्ष का था। हवाई अड्डे पर जब उसने गहरी सांसें ली, तो उसे याद आया कि वह 40 वर्ष की है, तो बहमन भी 40 वर्ष का ही होगा। जाहिर है, वह युवक बहमन नहीं हो सकता था। उसे हमेशा जवान ही समझना असंभव था। उसे बूढ़ा मानना तो नामुमकिन था। क्या उसके बाल झड़ गए होंगे? क्या उसका वजन बढ़ गया होगा? वाल्टर के बाल तो नहीं झड़े थे। पैट्रिसिया उसे बेहद आकर्षक कहती थी, बिल्कुल जिमी स्टीवर्ट जैसा। बहमन कौन था? वह किस फिल्म के स्टार जैसा दिखता था? जीवन ने उसे क्या दिया था? यह जानना उसका काम नहीं था। काइल आया तो उसकी एकांत और पीड़ा के तंग घेरे का हवा छोटा सा बुलबुला फूट पड़ा। जल्द ही हवा का वह बुलबुला फैल गया और दुनिया फिर से उसके सामने आ गई। काइल की वजह से रोया अन्य माताओं के साथ चाय पीती थी। उसकी वजह से वह पीटीए की बैठक में जाती थी और बेसबॉल के खेल में जब वह गेंद मारता था तो खुशी से उछल पड़ती थी। उसे फिर से खुशी मिली। वह फिर से सहजता से चलने फिरने लगी। सुबह के नाश्ते में अंडे बनाने लगी। फुटबॉल के स्कोर पर चर्चा करने लगी और पाठ्यपुस्तकों और रिपोर्ट कार्डों को ध्यान से पढ़ने लगी। उसकी वजह से उसने फिर से दुनिया को जाना। जब हमारी नसों में खून खत्म हो जाता है तो क्या होता है? काइल के सवाल कभी खत्म नहीं होते थे। वह बेहद जिज्ञासु था। उसकी माँ उसे पुस्तकालय ले जाती, गोद में बिठाती और एक के बाद एक किताबें पढ़कर सुनाती। शुरुआती सालों में काइल का ईरानी लहजा उसकी माँ जैसा था, क्योंकि वह ज्यादातर उसकी आवाजें ही सुनता था। स्कूल शुरू होने के बाद यह लहजा गायब हो गया। दूसरी माताएं शिकायत करती थी कि उनके बच्चे ध्यान नहीं देते, लेकिन काइल सुनता था। दुनिया जैसे चलती थी, यह समझने की उसमें भूख बहुत ज्यादा थी। जब वह छोटा था, वे दोनों दोस्त थे। तीसरा दोस्त उसकी बड़ी बहन हमेशा रोया के दिल में बसी रहती थी, उसकी प्यारी सी बेटी। रोया इस बात से शुक्रगुजार थी कि उसके पास उसे नौकरी छोड़ने और काइल के साथ रहने का खर्च उठाने की क्षमता थी। वह उसके साथ जितना हो सके उतना समय बिताती थी। वह काइल के दिल को किसी गद्देदार कवर में सुरक्षित रख पाती ताकि वह टूट न जाए। काश वह किसी तरह खतरे, हानि और दुख से बचा पाती, लेकिन वह जानती थी कि उसके माथे पर लिखा भाग्य ऐसी स्याही से लिखा था जिसे वह देख नहीं सकती थी, और कितना भी लाड प्यार, देखभाल या चिंता खतरे को दूर नहीं कर सकते थे। उसने उसे मेरियम हिल पर स्थित तालाब में मेढक के बच्चे दिखाए, तारों और चंद्रमा की दूरी का पता लगाया ताकि वह उसे सिखा सके। उसके पसंदीदा टीवी किरदारों की रूपरेखा उसके लिए स्केच पेपर पर बनाई। वाल्टर की निरंतर उपस्थिति के साथ उसने अपना जीवन गढ़ा। वे तीनों न्यू इंग्लैंड चले गए और अपनी सारी महत्वपूर्ण चीजें खिड़कियों पर शटर लगे और औपनिवेशिक शैली में घर पर भर दी। हर साल जब काइल अपने जन्मदिन के केक पर मोमबत्तियां बुझाता था, तो रोया की राहत और चिंता का मिला जुला भाव उठते हुए धुएं के गुबार में घुल जाता था। वह धुआं उसके भोजन कक्ष की छत की मोल्डिंग में समा जाता था, उसके बालों की हर लट में समा जाता था। एक और साल, एक और साल, और वह यहाँ था। स्टेशनरी की दुकान उसके घर से 2.7 मील दूर थी। उसे पता था, क्योंकि वह कभी-कभी मजे के लिए ओडोमीटर को शून्य पर सेट कर देती थी। बड़ा सा स्टोर विशाल और बहुत सी रोशनी से जगमगा रहा था, मानो कोई गोदाम हो, एक राष्ट्रीय श्रृंखला का हिस्सा। वाल्टर के साथ अंदर कदम रखते हुए रोया ने खुद को संभाला। गलियारे में रसायनों और सस्ते कालीन की गंध थी।
कॉर्पोरेट लालच और थकावट की। नोटबुक, पोस्ट-इन नोट्स, एंटीसेप्टिक वाइप्स, प्लास्टिक के डिब्बे, फ़ोल्डर, क्रेयॉन, ये सभी चीज़ें थी, जो उसे बहुत पसंद थी। स्टेशनरी और शार्पनर, पेन और पेंसिल, लेकिन अब इनमें से उसे कुछ भी नहीं चाहिए था। इस विशाल जगह में बिना मालिक के फैले हुए सामान से। वर्दी पहने हुए कुछ किशोर लड़के उसके माफ़ कीजिए को अनसुना करते रहे, जब तक कि वाल्टर को माफ़ कीजिए कहना पड़ा। मानो वह उन्हें डांट रहा हो। तभी उन्हें पेपर श्रेडर के लिए सही गलियारे की ओर निर्देशित किया गया। वाल्टर ने ठान लिया था कि वह अपनी पुरानी फाइलों को खंगालकर फालतू की चीज़ों को फाड़ देगा, ताकि जब समय आए तो काइल को यह काम न करना पड़े। बेहतर होगा कि हम इन सभी कागजात को व्यवस्थित कर लें और सालों से जमा किए हुए कागजात को हटा दें। हमें यह अभी कर लेना चाहिए, जब तक हम होश में हैं। इससे हमारे जाने के बाद सब कुछ आसान हो जाएगा। काइल को हमारी सारी चीज़ों को हटाने का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। बहुत तुलना करने के बाद उसने श्रेडर चुना और फिर रोया को रासायनिक पदार्थों से सजी गलियों से होते हुए ले गया। जब वे आखिरकार कतार के आगे पहुंचे, तो रोया ने बड़बड़ाते हुए कहा, यह दुकान इतनी बड़ी है और इन किशोरों में से किसी को भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। कैशियर ने अपना सिर ऊपर उठाया। वह शायद 60 के दशक के अंत में थी। रोया से बहुत छोटी नहीं। उसकी आंखें गहरे नीले रंग की थी और बाल मुलायम भूरे रंग के घुंघराले थे। रोया को चिंता हुई कि उसने अपने साथी कर्मचारी की बुराई करके इस महिला को नाराज कर दिया है। लेकिन कैशियर मुस्कुराई। मुझे तो पता ही है, वैसे तो ये अच्छे बच्चे हैं। हमें लगातार नया सामान मिलता रहता है। भला इन्हें दोष क्यों दें? बेशक यह इतना विशाल है, रोया ने धीरे से कहा। ओह, ये जगह कुछ लोगों के लिए तो बहुत बढ़िया है। यहाँ सब कुछ मिलता है। माताओं को स्कूल शुरू होने से पहले की खरीदारी के लिए ये जगह बहुत पसंद आती है। लेकिन काम पर जाते समय कभी-कभी मुझे चक्कर आ जाता है। सच कहूँ तो वो थोड़ा झुककर फुसफुसाई। आखिरकार मैं खुद भी आसपास की पड़ोस की दुकानों से ही खरीदारी करने वाली हूँ। मेरे बॉस को मत बताना। वाल्टर ने अपना बटुआ टटोला और फिर उसमें से एक क्रेडिट कार्ड निकाला, स्वाइप किया और फिर रसीद का इंतजार करने लगा। वो दिन चले गए, रोया ने कहा। छोटे-छोटे मोहल्लों की दुकानें। ओह, यहाँ वहाँ एक दो छोटी-मोटी स्टेशनरी की दुकानें बची हैं। कैशियर ने पेपर क्लिप और हैंडबैग में डालते हुए कहा। रोया को अचानक इस दयालु महिला की ओर खिंचाव महसूस हुआ। उसका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप दोनों का दिन अच्छा बीते। कैशियर ने वाल्टर की नकल करते हुए कहा और रोया को आंख मारी। रोया ने आंख मारी और फिर वाल्टर के पीछे पीछे ठंडी पार्किंग में चली गई। वह एक अजीब औरत थी। वाल्टर ने कराते हुए पेपर श्रेडर को कार के ट्रंक में रखा। मुझे लगा कि वह बहुत मददगार थी। बेचारी अकेली बूढ़ी, वाल्टर ने कहा और फिर झट से जोड़ा, मैं मजाक कर रहा हूँ। वे बर्फीली सड़कों से होते हुए घर लौटे। रोया की गोद में पेपर क्लिप का एक जार और हैंड सैनिटाइजर का प्लास्टिक का बैग रखा हुआ था। उनके ऑसरिंग मशीन पर आया संदेश वाल्टर के पोडियाट्रिक पैरों के डॉक्टर के कार्यालय में से था। क्या तुमने सुना, वाल्टर? रोया ने कहा। तुम्हें अपने आर्थोपेडिक शू इंसर्ट्स के लिए सांचे बनवाने होंगे। वाल्टर ने कहा, इंसर्ट के लिए नए सांचे? मजा कभी खत्म नहीं होता। ऐसा नहीं है, रोया ने कुछ फिश स्टिक्स निकालते हुए कहा। इन दिनों वह इतनी थक चुकी थी कि फारसी खाना ज्यादा नहीं बना पाती थी। 70 की उम्र में कुछ चीजें छोड़नी ही पड़ती हैं। अगले हफ्ते रोया वाल्टर के साथ आर्थोपेडिक क्लिनिक में इंतजार कर रही थी। वे हमेशा बेलामोट वाले क्लिनिक में जाते थे, लेकिन वहां मरम्मत का काम चल रहा था और पोडियाट्रिक्स की हर हाई स्कूल एथलीट और बदतमीज बच्चों का अपार्टमेंट था। तुम्हें यहाँ इंतजार करने की जरूरत नहीं। जाओ, रोया थोड़ी ताजी हवा ले लो। आखिरकार मौसम इतना सुहावना हो गया है, वाल्टर ने कहा। मैं आपके साथ इंतजार कर सकती हूँ। मैं ठीक हूँ। ऐसा करना जरूरी नहीं है। दुकानों में घूम फिर लीजिए। अगर मन करे तो कॉफी पी लीजिए। मेरे पास पढ़ने के लिए किताबें हैं।
वाल्टर ने कानून की एक पत्रिका पर हाथ फेरते हुए कहा, इसमें थोड़ा समय लग सकता है। शोर मचाते बच्चों और फोन में मग्न किशोरों से भरे उस घुटन भरे प्रतीक्षालय से बाहर निकलकर रोया ने राहत महसूस की। बाहर की हवा सुहावनी लग रही थी। वाल्टर सही कह रहा था। महीनों में इतनी गर्मी कभी नहीं पड़ी थी। जनवरी के मध्य में ऐसा अद्भुत दिन। वह हफ्तों से बाहर नहीं निकल पाई थी। और बहन, तुम उस ठंडी जगह को छोड़कर कैलिफोर्निया क्यों नहीं चली जाती? यह मेरी समझ से परे है। रोया आर्थोपेडिक क्लिनिक के बाहर कुछ ब्लॉक सावधानी से चली। उसे बस यही नहीं चाहिए था कि उसका संतुलन बिगड़ जाए। शुक्र है कि उसने अपने अच्छे जूते पहने हुए थे, मोटे तले वाले भूरे जूते, जिन पर ऊपर छोटे छोटे रिबन लगे थे। कुछ ब्लॉक चलने के बाद वह मोहल्ले के केंद्र में पहुंच गई। एक बेगल की दुकान के शीशे के पीछे एक बिल्ली आराम से बैठी थी, उसे आलस से देख रही थी। एक पुराने जमाने की मोची की दुकान के बाहर पॉलिश के डिब्बों के बगल में जूते कतारों में रखे थे। उसे न्यूटन का यह इलाका पसंद आया। यह दूसरे शॉपिंग सेंटरों की तुलना में कम शानो शौकत वाला था और ज्यादा असली लगता था। यहाँ कोई बड़ी दुकानें नहीं थी। एक छोटी सी पिज्जा की दुकान के पास से गुजरते हुए मीठी टमाटर सॉस की खुशबू ने उसे रुककर और स्लाइस लेने के लिए ललचा दिया। वह सोच ही रही थी कि अंदर जाकर पिज्जा खाए या नहीं। तभी उसकी नजर थोड़ी दूर पर लगे एक बोर्ड पर पड़ी। दूसरी मंजिल की एक जाली के काले रंग की पृष्ठभूमि पर सुनहरे अक्षरों में एक बोर्ड लटका हुआ था। घुमावदार अक्षर में लिखा था, स्टेशनरी की दुकान। वहाँ सबसे बढ़िया फाउंटेन पेन मिलते हैं, स्याही की बोतलें। बड़े स्टोर की कैशियर के शब्द उसके दिमाग में गूंज उठे। क्या वह वॉलनट स्ट्रीट पर थी? जरूर वही होगी। एक ऐसी शक्ति स्रोत से प्रेरित होकर जिसे वह समझा नहीं सकती थी, वह साइन बोर्ड की ओर चल पड़ी। जब उसने दुकान का दरवाजा खोला तो एक जानी पहचानी घंटी बजी। उसे ऐसी घंटी वाली दुकान में आए काफी समय हो गया था। हे भगवान, ये सारी पुरानी घंटियां एक जैसी ही बजती हैं। उसकी आंखों के हल्के अंधेरे सीलन भरे अंदरूनी हिस्से में अभ्यस्त होने पर कुछ पल लगे, लेकिन जब आंखें अभ्यस्त हो गई तो उसने देखा कि अलमारियां हर आकार और प्रकार की रंगीन पत्रिकाओं और नोटबुक से भरी हुई थी। उसके बाईं ओर एक मेज थी जिस पर उपहार और गैजेट रखे थे, अलार्म घड़ियां, पहेलियां, चाय के मग, बढ़िया साबुन। दुकान के बीच में अलमारियों पर छोटी छोटी डिब्बियों के तरह तरह के पेन और पेंसिल रखे थे। वह लेखन सामग्री की कतार से गुजरी। लोगों ने पेनों को आजमाया था और उन पर कई तरह की रेखाएं खिंची हुई थी। पेनों को रखने वाले छोटे गत्ते के डिब्बे पर किनारे पर हैलो की तरह तरह के चित्र बने हुए थे। पुराने जमाने में शार्पनर और नई फैंसी पेंसिल केस करीने से कतारों में रखे थे। वह एक गलियारे से दूसरे गलियारे में ऐसे चली जैसे किसी सपने में हो। मुख्य काउंटर के सामने आकर वह अचानक रुक गई। वहां एक बड़े कांच के डिब्बे में चमकदार फाउंटेन पेन और स्याही की बोतलें रखी थी, ठीक वैसे ही जैसे कैशियर ने बताया था। वह गहनों की तरह सजी हुई थी। स्याही की बोतलें नरम नीले और पन्ना हरे रंग में चमक रही थी, यहाँ तक कि बैंगनी रंग में भी। एक बोतल में अनार के रंग की स्याही थी। वह एक फाउंटेन पेन का ढक्कन खोलकर उसमें सावधानी से स्याही भरना चाहती थी और उसे एक नए कागज पर चलाना चाहती थी। पहले लिखे उन पत्रों के लिए एक विशेष सोख्ता कागज रखा था ताकि स्याही फैले नहीं, ताकि रूमी की कविता की किताब में छिपाने के लिए लिफाफे में रखने से पहले एक भी शब्द धुंधला ना हो। सब ठीक लग रहा है। वह ऐसे मुड़ी जैसे चोरी करते हुए पकड़ी गई हो। पीछे के दरवाजे के पास सफेद काले बालों, सांवली त्वचा और गहरी आंखों वाला एक आदमी खड़ा था। ओह हाँ, उसकी आवाज लड़खड़ा गई। उसे अचानक चक्कर आने लगे। उसकी छाती जकड़ गई और कमरा घूमने लगा। क्या तुम ठीक हो? उस आदमी ने पूछा। उसकी आवाज उसकी आवाज कुछ ऐसी थी जिसे वह जानती होगी। जरूर, लेकिन वह डूब रही थी। कृपया, क्या मैं बैठ सकती हूँ? वह उसके पास आया और धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया।
उसने उसे काउंटर के पीछे गुलाबी तकिए वाली कुर्सी के पास ले जाने में मदद की। वह राहत की सांस लेते हुए कुर्सी पर बैठ गई और पीछे झुक गई। उसके माथे में तेज दर्द हो रहा था। मैडम, क्या मैं आपके लिए थोड़ा पानी ला सकता हूँ? नहीं, नहीं, मुझे बस थोड़ी सांस लेने की ज़रूरत है। मैं आपके लिए थोड़ा-सा पानी लाता हूँ। उसका आग्रह, उसकी विनम्रता, उसके हाव-भाव में कुछ ऐसा था, जो उसे बहुत जाना-पहचाना लगा। तभी उसे समझ आया कि उसे क्या पूछना है। गहरी आँखें, सांवली त्वचा, हल्का-सा लहज़ा। क्या आप ईरानी हैं? खानोम सलाम। उसने सिर झुकाया। मैं फ़ेकर करदम सोमा, ईरानी हस्तीज़। मिस, नमस्कार। मुझे लगा था कि आप ईरानी हैं। हस्तम, मैं हूँ। उन्होंने फ़ारसी में कहा। मैं अभी वापस आता हूँ। मैं आपके लिए कुछ पीने को लाता हूँ। वह काउंटर के पीछे वाले दरवाजे के अंदर चला गया। उसने अपना सिर कुर्सी की पीठ पर टिका दिया। कुछ मिनट बाद वह चाय का कटोरा और चीनी के टुकड़ों से भरी एक छोटी प्लेट लेकर वापस आया। आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, उसने कहा। मैं ठीक हूँ। कोई दिक्कत नहीं। पीछे एक छोटा-सा समोवर है। आप जानती ही हैं, फ़ारसियों को चाय पीना बहुत ज़रूरी होता है। उनकी फ़ारसी भाषा बेदाग थी। लगता है वे बचपन में ईरान में रहे होंगे। उनके बाद या उनके माता-पिता ने उन्हें भाषा सीखने का अनुशासन दिखाया होगा। उसने ट्रे नीचे रख दी। बेफ़रमाइद, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। उसने चाय की चुस्की ली। बर्मा गोट और इलायची की खुशबू, गुलाब की पंखुड़ियों की हल्की सी महक के साथ मिलकर उसे घर जैसा एहसास दिला रही थी। तुम्हें वाकई असली चाय बनाना आता है। धन्यवाद। मेरे माता-पिता ने मुझे सिखाया। उसने कंधे उचका दिए। चाय की भाप और सुगंध से उसका सिर हल्का होने लगा। यह आदमी शायद 40 के दशक के अंत या 50 के दशक के शुरुआत में था। हो सकता है कि 1979 की क्रांति के बाद ईरान से आकर बसने वाले प्रवासियों की लहर के हिस्से के रूप में अपने परिवार के साथ एक बड़े बच्चे के रूप में यहाँ आया हो। उम्मीद है मैंने आपको चौंकाया नहीं होगा, उसने कहा। मैं बस 1 मिनट के लिए अपना संतुलन खो बैठी थी और थोड़ी-सी होश में भी। उसने चाय का ग्लास ट्रे पर रखा और उसे गौर से देखा। वैसे अगर मैं कुछ कहूँ, तो आप मुझे बहुत जाने-पहचाने लग रहे हैं। हम सभी ईरानी एक जैसे दिखते हैं, है ना? वह मुस्कुराया। और जब उसने ऐसा किया, तो उसके सीने में एक अजीब-सी जकड़न-सी महसूस हुई, मानो वह उसे कुचल देगी। उसने चाय को देखा और फिर दुकान के चारों ओर नज़र घुमाई। अलमारियाँ तिरछी पंक्तियों में लगी थीं। कांच के केस में फाउंटेन पेन समांतर पंक्तियों में रखे थे। एक कोने में एक अलग रैक था, जो पेपर बैग किताबों से भरा था। उसने उस रैक पर पहले से ध्यान नहीं दिया था। वह जहाँ बैठी थी, वहाँ से किताबों के कवर देख सकती थी। उन सभी पर फ़ारसी लघु चित्रों की कलाकृतियाँ बनी थीं। अधिकांश कवरों पर पगड़ी पहने एक व्यक्ति की छवि उभर रही थी, जिसके हाथ में पुराने ज़माने का सेतार वाद्य यंत्र था। आप किताबें भी बेचते हैं? उसने कमज़ोर आवाज़ में पूछा। हाँ, कुछ है, उस आदमी ने कहा। बच्चों के लिए रंग भरने वाली किताबें, शिल्प की किताबें, स्टिकर की किताबें, इस तरह की चीज़ें। लेकिन वो, उसने उस रैक की ओर इशारा किया, जिस पर ग्रीटिंग कार्ड्स होने चाहिए थे, जिस पर कुत्तों, बिल्लियों और समुद्रों की तस्वीरों वाले कैलेंडर होने चाहिए थे। लेकिन उस पर एक जानी-पहचानी किताब श्रृंखला की पतली-पतली किताबें रखी थी। उसने ये किताबें काइल के लिए खरीदी थी, ताकि वह अंग्रेजी में वो कविताएँ पढ़ सके, जिन्हें वह बचपन में पसंद करती आई थी, ताकि वह अपने सर्वकालिक प्रिय कवि के शब्दों में छिपी बुद्धिमत्ता और जुनून को स्वयं देख सके। क्या आप रूमी बेचते हैं? उस आदमी ने फिर से कंधे उचकाए। यह एक तरह से मेरे पिताजी की खासियत थी। इस जगह को लेकर उनकी हमेशा से एक बहुत ही स्पष्ट कल्पना थी, बिल्कुल सटीक रूप से। उसने कहा, हाँ बिल्कुल, इसे स्थापित करना और इतने सालों तक इसे चलाए रखना मुश्किल था। लेकिन मेरी बहन और मैंने हिम्मत नहीं हारी।
आपकी बहन? हाँ, खैर पिताजी का एक सपना था और हमने उसे साकार करने के लिए बहुत मेहनत की और अब खैर, हम इसे बिल्कुल वैसे ही रखना चाहते हैं, जैसे उन्होंने चाहा था। वह फिर मुस्कुराया। हम यहाँ टिके रहने में कामयाब रहे हैं। रोया का दिल अचानक से इतनी तेजी से धड़कने लगा कि उसे लगा जैसे उसे दिल का दौरा पड़ जाएगा। दुकान इस तरह सजी हुई थी। गोल रैक पर रूमी की पतली-पतली किताबें रखी थी। यही खाका था, यही कल्पना थी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। ऐसा हो ही नहीं सकता था। आपके पिता? उसने हाँफते हुए पूछा। क्या मैं उनका नाम पूछ सकती हूँ? ज़रूर। हम मूल रूप से तेहरान में रहने वाले हैं।